हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। यूं ही हर किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए बात करते हैं कक्षा 11वीं की फिजिक्स के बारे में। टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी दिनों से ऑनलाइन नहीं आ पा रहे, व्यस्तताएं ज़्यादा थी, लेकिन ये कंटिन्यूटी आपके साथ शायद बराबर जुड़ी रहेगी। जितना टाइम मिलेगा आपके साथ वीडियो साझा करते रहेंगे। बात कर रहे थे कक्षा 11वीं की, हम लोग विमाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट जो हमने किया था वो विमाएँ की थी। विमाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे दृष्टिकोण से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विमाओं का उपयोग हम 11वीं में भी करते हैं। पूरा हर चैप्टर में हमें विमा देखने को मिलती है। इसी प्रकार जब हम 12th में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें हर चैप्टर में विमा का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो इस विमा को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं विमाओं पर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम लोग कई भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में चर्चा कर चुके थे, उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। फिर आगे बात करेंगे कि विमाओं के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, क्यों विमाएँ बनाई गई, क्या उनका महत्वपूर्ण योगदान हमारे फिजिक्स में है, उसको देखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना था कि हमारे पास जो भौतिक राशियां होती हैं वो क्या होती हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियों में मूल राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस आपके सामने कर रहे हैं। हमें पता है कि भौतिक राशि क्या होती है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका हम मेज़रमेंट कर सकें, कोई भी ऐसी राशि जिसका हम मेज़रमेंट कर सकें, माप सकें, जिसको हम तौल सकें, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। मैग्नीट्यूड के साथ कभी कभी डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, मतलब दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उनको भी हम लोग अलग तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जब दिशाओं के आधार पर भौतिक राशियों का डिवाइडेशन होता है तो हम भौतिक राशियों को दो प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं। एक अदिश राशियाँ होती हैं, एक सदिश राशियाँ होती हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका मापन हम कर सकें और जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात परिमाण होता है, दिशा की कोई भी आवश्यकता वहाँ नहीं होती है, तो हम वहाँ अदिश राशियों को बोलते हैं। जब सदिश राशियों की बात आती है तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका मापन हम करके, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। फिर आगे बात आती है कि मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ ये कैसे होती हैं। तो जब भौतिक राशियों का डिवाइडेशन हम करते हैं उनके निर्भरता के आधार पर, तो हमें पता चलता है कि भौतिक राशियाँ दो टाइप की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं मूल राशियाँ और दूसरी जो होती हैं उनको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ फिजिक्स में केवल और केवल 7 बनाई गई। मूल राशियों की डिफाइन समझने के लिए हम समझते हैं कि ऐसी राशियाँ जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, वो सारी भौतिक राशियाँ आपकी कहलाती हैं मूल राशियाँ। इसके बाद सारी जो भी राशियाँ मिलती हैं वो मूल राशियों की कहीं ना कहीं मदद से बनाई जाती हैं या किसी अन्य भौतिक राशि की मदद से प्राप्त होती हैं, वो सभी राशियाँ आपकी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हम बात करते हैं विमाओं की, तो विमाएँ क्या होती हैं, तो मूल राशियों को समझने के लिए हमें समझने होते हैं उनके मूल मात्रक। अब मात्रक क्या होते हैं, मात्रक हम जब भी कोई भी भौतिक राशि लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने द्रव्यमान की बात की बेटा, तो द्रव्यमान के लिए हम आपसे पूछे आपका द्रव्यमान कितना है, तो आप बताएंगे सर 40 किलोग्राम हमारा वजन है। जब हम समय की बात करेंगे बेटा, तो समय के लिए हम बताएंगे कि आपसे ये बताइए कि आप कितने लेट आए हैं, तो आप कहेंगे सर हम 30 मिनट लेट आए हैं, 30 मिनट लेट आए हैं। जब हम आपसे कहें कि भैया ऐसा है कि ये बताइए कि आप कितना दूध लेके आए हैं, यानी कि आप जब आयतन की बात करेंगे हम आपसे, जब हम आप आयतन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर हम 5 लीटर दूध लेके आए हैं। इसी तरीके से जब हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं कि आप कितनी स्पीड से आए हैं, तो आप कहते हैं सर हम 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आए हैं, 50 किलोमीटर पर घंटा। तो इस तरीके से हमने कुछ भौतिक राशियाँ लिखी हैं, द्रव्यमान, समय, आयतन और स्पीड। ये कुछ भौतिक राशियाँ आपके सामने हैं। इनको आपने बताया कि सर हम 40 किलोग्राम हमारा वज़न है, हम 30 मिनट लेट आए हैं, हमारे पास जो दूध की मात्रा थी वो 5 लीटर है, हम जितनी स्पीड से आए उस स्पीड का मान 40 किलोमीटर पर घंटा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर
कुछ क्वांटिटी लिखी है, ये क्वांटिटी एक रही, दूसरी क्वांटिटी ये रही, तीसरी क्वांटिटी ये रही और चौथी क्वांटिटी आपके पास ये रही। इन सब में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ मान है वो आपका क्या है, एक आंकिक मान है। ये सारे क्या लिखे हैं, एक आंकिक मान लिखे हैं, और पीछे जो लिखा हुआ है वो आपके पास ये मात्रक लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा, मात्रक। क्या लिखा है, मात्रक। तो भौतिक राशि जब भी होता है तो इसमें क्या होता है, आंकिक मान होता है एक। जब इसके परिमाण की बात होती है तो इसके पास एक आंकिक मान होता है और एक मात्रक होता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, दोनों को मिला के बेटा इसका परिमाण बोल देते हैं। क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। जब परिमाण की बात होती है तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका आंकिक मान और एक होता है उसके संगत लिखा हुआ मात्रक। तो हम जब मात्रकों की बात करते हैं, मात्रकों से ही हम लोग जब विमाओं पर पहुँचते हैं तो विमाएँ क्या होती हैं, विमाएँ बेभौतिक घातें होती हैं, किसी भौतिक राशि पर चढ़ाई गई बेभौतिक घातें होती हैं जो किसी मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती हैं। तो जो विमाएँ होती हैं वो क्या होती हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातें ही आपकी क्या कहलाती हैं, विमाएँ कहलाती हैं। जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रकों पर जो हम घातें चढ़ाते हैं उन घातों को हम लोग नाम देते हैं विमाएँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम जब मूल मात्रकों की बात करते हैं और मूल राशियों की बात करते हैं, मूल राशियों की बात करते हैं तो मूल राशियाँ अपने यहाँ पे मूल राशियाँ और मूल मात्रक और इसके साथ जब विमाओं की बात करते हैं तो कुछ विमाएँ हमारे सामने निकल के आती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मूल राशि पहले आती है आपके पास लंबाई। क्या आती है बेटा, लंबाई, जिसका मूल मात्रक होता है बेटा मीटर। क्या होता है, मीटर। और जिसकी विमा हमारे पास निकल के आती है एल। जब भी विमा को लिखेंगे तो एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और इसका संकेत हम क्या लिखेंगे बेटा, एल लिखेंगे। जब भी लंबाई हमें दिखेगी तो हम उसका मात्रक मूल लिखेंगे कि मीटर और उसकी जो विमा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। इसके बाद जब बात आती है टाइम की यानी समय की, तो समय का जो मात्रक होता है मूल, उसको हम लोग सेकंड लिखते हैं और इसकी जो विमा लिखते हैं बेटा वो क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मूल मीटर और इसकी जो विमा होती है वो एल लिखते हैं। समय का जो मात्रक होता है उसको सेकंड लिखते हैं मूल मात्रक और इसकी जो विमा होती है उसको हम लोग टी लिखते हैं। इसके बाद बात आती है द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है उसे लिखते हैं किलोग्राम। क्या लिखते हैं बेटा, किलोग्राम। और इसका जो विमा होती है उसको हम लोग एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम। लंबाई की जो विमा होती है वो एल होती है। समय की जो विमा होती है वो टी होती है। द्रव्यमान की जो विमा होती है वो एम होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ताप की। ताप एक भौतिक राशि है। इसका जो मात्रक हम लिखेंगे मूल मात्रक वो होता है बेटा केल्विन। क्या होता है, केल्विन। वैसे हम लोगों के पास कई मात्रक होते हैं इन सभी भौतिक राशियों के, लेकिन हम चूंकि मूल मात्रकों की बात कर रहे हैं तो क्या ताप का जो मूल मात्रक होगा वो केल्विन होगा और इसकी जो विमा लिखेंगे वो हम के या फिर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, के या फिर थीटा लिखेंगे। इसके बाद जैसे ही और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नाम आता है वैद्युत धारा। क्या नाम आता है बेटा, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा का जो मूल मात्रक होता है उसको हम एम्पियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, एम्पियर। और इसकी जो विमा लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। इसके बाद जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नाम आता है एक पदार्थ की मात्रा। क्या आता है बेटा, पदार्थ की मात्रा, जिसका जो मूल मात्रक होता है वो मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। और इसकी जो विमा होती है वो भी सेम ही होती है, मोल। क्या होती है, मोल इसकी विमा होती है। इसके बाद एक लास्ट भौतिक राशि बचती है जिसको हम लोग कहते हैं ज्योति तीव्रता। क्या कहते हैं बेटा, ज्योति तीव्रता। जिसका जो मात्रक होता है उसको हम लोग कैंडेला लिखते हैं। और इसका जो विमीय सूत्र होता है या विमा होता है उसको हम लोग सीडी लिखते हैं। तो जब ये 7 भौतिक राशियाँ अपने पास निकल के आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या हैं अपने पास, मूल राशियाँ हैं। और इनके अपने पास 7 क्या हैं, मूल मात्रक हैं। और 7 अपने पास क्या हैं, विमाएँ हैं। जी क्या है बेटा, आपके पास 7 मूल राशियाँ हैं, ये 7 मूल मात्रक हैं और इनकी 7 ये विमाएँ हैं। तो जब भी लंबाई की बात होगी तो लंबाई का मूल मात्रक मीटर होगा, विमा जो होगी वो एल होगी, समय का जो मूल मात्रक होगा सेकेंड होगा, इसकी जो विमा होगी वो टी होगी, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा और इसकी जो विमा होगी वो एम होगी। ताप का जो मूल मात्रक होगा वो केल्विन होगा, विमा जो होगी के या फिर थीटा होगी। वैद्युत धारा की जो विमा होगी वो ए होगी और जो मूल मात्रक होगा वो एम्पियर होगा। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होगा
और जो विमा होगी वो मोल होगी। ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक होगा वो कैंडेला होगा और इसकी जो विमा होगी वो सीडी होगी। इतनी बात आपको एकदम से समझ में आ गई होगी। फिर आगे चलते हैं और भौतिक राशियों की जब बात करते हैं तो ये 7 मूल राशियां हो गई। इसके बाद व्युत्पन्न राशियां जो आती हैं वे राशियां जो मूल राशियों की मदद से प्राप्त की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। या और भौतिक राशियों से आती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जब व्युत्पन्न राशियां लिखेंगे तो उनके मूल मात्रक लिखेंगे और उनकी हम विमाएँ लिखेंगे। ठीक है, तो हमने बहुत सारी विमाएँ आपको ऑलरेडी लिखवा रखी हैं, तो फिर भी हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रिवीजन के तौर पे। जैसे हम बात करते हैं बेटा लंबाई के बाद अपने पास जो नाम आता है वो आता है क्षेत्रफल। क्या आता है बेटा, क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल की विमा आप लिखते हैं तो क्षेत्रफल की विमा लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हम यहाँ पे विमा लिख रहे हैं। लंबाई क्या है, एक तरीके से दूरी है, चौड़ाई भी क्या एक तरीके से दूरी है। और जब भी दूरी की बात होती है हम लिख के आए हैं लंबाई ही, तो क्या है, एक दूरी है। तो लंबाई की जो विमा होती है अपने पास L पढ़ के आए हैं, तो L और चौड़ाई भी एक तरीके से लंबाई ही होती है, तो इसकी विमा भी L हो गई। तो क्षेत्रफल की विमा अपने पास फाइनली निकल के आती है L और L जुड़ जाएंगे मल्टीप्लाई में पावर्स, तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी जब आयतन की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं बेटा, आयतन की बात करते हैं, तो आयतन में होता है बेटा L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई की जो डायमेंशन होती है, विमा होती है, वो L होती है, चौड़ाई की विमा भी L होती है और हाइट की विमा भी अपने पास L हो जाएगी। क्योंकि सारी दूरियां हैं, सारी लंबाइयां हम मान सकते हैं, तो इनकी जो विमा होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, LQ हो जाएगी। इसके बाद जब बात आगे आती है वो आती है आपके पास चाल की। क्या आती है बेटा, चाल की। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो जब हम दूरी की विमा लिखते हैं वो हमारे पास होती है L और जो समय की विमा होती है बेटा वो अपने पास होती है T। तो जब फाइनली इसको लिखते हैं तो T ऊपर जाएगा, यहाँ पे पावर 1 लेके चलते हैं, जब ऊपर 1 जाएगी पावर तो वो माइनस में होगी, तो LT माइनस इसकी विमा बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, LT माइनस 1 इसकी विमा बन जाती है। जब वेग की बात करते हैं बेटा, वेग की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन समय। क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन एक तरीके से लंबाई है और समय की विमा T होती है, तो इसकी जो फाइनली विमा लिखते हैं वो LT माइनस 1 हो जाती है। इसी तरीके से जब हम घनत्व की बात करते हैं बेटा, घनत्व की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की विमा अभी निकल के आई है, ये आई है द्रव्यमान की विमा, तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, द्रव्यमान की विमा हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, m होती है। और आयतन की विमा हमने ये निकाली है, तो आयतन को क्या लिख देंगे, LQ। तो फाइनली जो द्रव्यमान की विमा आएगी वो आ जाएगी ml-3। इस तरीके से हमारे पास विमाओं का फॉर्मूला फंडा हमें अगर आता है तो हम विमाओं को आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमें किसी भी भौतिक राशि का क्या आता है बेटा, सूत्र आता है, तो हम उसकी विमा बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग विमाओं के उपयोग की। बहुत सारी भौतिक राशियों की विमाएं हमारे पास हैं, उनको हम लोग समझ सकते हैं। अगर हमारे पास फार्मूला हमें लर्न है तो हम फार्मूले के बेस्ड के आधार पे विमाओं के जो उपयोग हैं उनको समझ सकते हैं और सभी भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा आज विमाओं के उपयोग के, कि विमाओं के क्या क्या उपयोग होते हैं। क्या और विमाएं हम लिखवा दें, चलिए और थोड़ी सी विमाएं हम लिख लेते हैं, 10-15 विमा कम से कम कर लेते हैं। घनत्व के बाद बात आती है बेटा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 10 विमाएं हम आपको लिखवा दे रहे हैं। इसके बाद घनत्व के बाद बात आती है बेटा आपके पास त्वरण की। किसकी बात आती है, त्वरण की। तो त्वरण का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, वेग बटे समय, या वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो वेग की विमा हम लोगों ने निकाल ली है, ये रही हमारे पास LT-1। क्या रही, LT-1। और जब समय की विमा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, T लिखेंगे। ये जब T ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा और -1 ऑलरेडी है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा आपका LT-2 बनने वाला है। क्या बनने वाला है बेटा, LT-2 अपने का बनने वाला है। इसके बाद जब त्वरण की बात आती है तो फिर हम बात करते हैं बल की बात करते हैं बेटा। बल क्या होता है, तो बल का फॉर्मूला होता है, बल का फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है बेटा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, बल मिलेगा। तो बल की विमा क्या बन जाएगी, द्रव्यमान की विमा हमें पता है m होती है, त्वरण की विमा ये आ गई अपने पास LT-2।
तो फाइनली जब हम बल की विमा लिखते हैं तो हमारे पास निकल के आती है m और ये l और ये t-2। तो बल की विमा क्या हो गई m l t-2। ये 7 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ विमाएँ के बारे में और लिखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसके बाद फिर हम और आगे चलते हैं और आगे लिखने का प्रयास करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। क्या इतना सभी लोगों का हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। और सारी विमाएँ हम लिखने का प्रयास करते हैं और सारी विमाएँ हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके बाद बात आती है जब हम त्वरण बल पर पहुंच जाते हैं, बल के बाद बात आती है कार्य की, फिर शक्ति की बात करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे जो हमारे पास 8वीं विमा आती है वो आती है आपके पास बेटा क्या, बल के बाद आती है कार्य। कार्य की विमा क्या होती है? तो चूंकि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है बेटा? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल की विमा अभियान निकाली थी थोड़ी देर पहले, आई थी m l t-2 और विस्थापन की विमा हम जानते हैं लंबाई होता है तो l। तो फाइनली इसकी विमा बन जाएगी m l t-2। क्या बन जाएगी? m l t-2। इसके बाद कार्य के बाद बात आती है बेटा शक्ति की। किसकी बात आती है? शक्ति की। तो शक्ति हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है बेटा कार्य बटे समय। क्या होता है बच्चा? कार्य बटे समय। तो कार्य की विमा हम लोग अभी निकाल लिया है, ये आई है m l t-2। क्या आया है? m l t-2। ये आगे इसकी डायमेंशन और समय की डायमेंशन हमें पता है t होती है। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? हाँ, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? m l t-3। क्या बन जाएगा बेटा? m l t-3 बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 9 नंबर हो गया, ये 10 नंबर की बात करते हैं। तो बात आती है आपके पास इसके बाद बात आती है संवेग की। किसकी बात आती है बेटा? संवेग की। तो संवेग का जो फार्मूला होता है वो होता है वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है बच्चा? द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान का फार्मूला हमें पता है, द्रव्यमान की विमा पता है, m होती है, वेग की विमा हम निकाल के आए हैं l t-1 होती है। तो फाइनली इसकी विमा बन जाती है m l t-1। क्या बन जाता है बेटा? m l t-1। इसके बाद जैसे और आगे बढ़ते हैं हम तो हमारे पास नाम आता है गतिज ऊर्जा या फिर आवेग। क्या आता है पहले? इससे पहले आवेग का नाम आता है। तो आवेग बराबर होता है बेटा कि बल कितना लगाया और कितने टाइम तक लगा, बल इंटू समय। क्या होता है बेटा? F इंटू डेल्टा टी। तो बल की जो विमा है वो हम निकाल लिए हैं। क्या होती है बेटा? m l t-2 और समय की विमा होती है t। तो फाइनली t के साथ ये कम हो जाएगी तो फाइनली विमा क्या हो जाएगी? m l t-1। क्या आ जाएगी बेटा? m l t-1। इसके बाद जब आगे और बढ़ते हैं तो हमारे पास एक नाम आता है, वो क्या है? गतिज ऊर्जा। क्या है बेटा? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है बेटा? 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग 1/2। जब भी हम बात करेंगे भौतिक विमाओं की तो विमाओं में नंबरों की कोई भी भौतिक विमाओं की जो आपके नंबर्स होते हैं उनकी कोई भी विमा नहीं होती है तो इनका हम विमा नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास केवल विमा लिखनी है हमें द्रव्यमान यानी m की और वेग यानी l t-1 की। तो फाइनली हमारे पास जो गतिज ऊर्जा की विमा आएगी वो क्या आएगी? mv² होता है बेटा, mv², वेग का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? m और यहाँ l का स्क्वायर करेंगे तो l² और t-2। ये आपके पास आगे गतिज ऊर्जा की विमा। फिर इसके बाद जब 13 नंबर की बात करते हैं वो है आपका पास स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है बेटा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बेटा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण और इसके बाद इंटू हाइट यानी ऊंचाई। तो द्रव्यमान की विमा पता है हमें क्या होती है बेटा? m। गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण की विमा l t-2 और हाइट मतलब l, तो इसकी विमा l। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास? m l और l जुड़ के l² t-2। ये आपके पास आगे विमा आ गई 13 नंबर। 14 नंबर की जब बात करेंगे आप, इसके बाद जो 14 नंबर की बात करेंगे वो दाब की बात करेंगे। तो दाब बराबर क्या होता है बेटा? दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की विमा हम निकाल चुके हैं। क्या आई बेटा? m l t-2 और जो एरिया होता है उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई तो l² हो जाती है। जब l ऊपर जाएगा, जो l² है वो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो यहाँ पे विमा बन जाएगी m l-1 t-2। ये हो गई आपके पास दाब की विमा।
इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, आवृत्ति की बात करते हैं बेटा, किसकी, आवृत्ति की। तो आवृत्ति की जो विमा होती है, आवृत्ति होता है 1/, आवर्तकाल क्या होता है बेटा, 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब होता है टाइम, क्या होता है, टाइम। तो इसकी विमा लिखते हैं हम t, और t जब ऊपर जाता है तो t-1 बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, t-1। इस तरीके से हम कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ आपके साथ साझा की हैं। आई थिंक आपको सारी विमाएँ एकदम से समझ में आ गई होंगी। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बात करेंगे विमाओं के उपयोग की। आगे हम जो बात करेंगे वो होगा आपके पास विमाओं के उपयोग। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से, ठीक है। ये सारी विमाएँ आपको एकदम से समझ में आ गई होंगी, तो आप इनको लर्न कर लीजिए। इनका उपयोग हम लोग इन विमाओं के उपयोग में करेंगे, तो आपको सारी विमाएँ एक तरीके से लर्न होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चंस इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो भी विमाएँ हमारे सामने आएंगी उन विमाओं को हम आपके सामने फार्मूला बता के उन विमाओं को निकालते जाएंगे, और आपके सामने उसके हिसाब से जो भी वर्क हमारा प्रोसेस होगा उसको करते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आगे की जो विमाएँ होंगी उनका विमाओं को निकालने का तरीका हमारे पास फार्मूला होगा। फार्मूले में हम लोग उनकी विमाएँ रखकर उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम बात करते हैं विमाओं के उपयोग को, कि विमाएँ क्यों बनाई गई। तो पहला जो विमाओं का उपयोग महत्वपूर्ण आता है वो ये आता है कि हम विमाओं की मदद से क्या कर सकते हैं बेटा, विमाओं की मदद से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में हम बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ठीक है। इसका प्रोसेस हम आपको समझाएंगे कि आपको इस वाले प्रोसेस में क्या करना होता है, कैसे हम एक पद्धति की मात्रक को दूसरे पद्धति की मात्रक में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पद्धतियाँ होती हैं, बेसिकली हमारे पास 3 पद्धतियाँ निकल के आती हैं मात्रकों की। पहली पद्धति होती है एमकेएस सिस्टम, दूसरी पद्धति होती है आपके पास सीजीएस सिस्टम, और तीसरी पद्धति होती है आपके पास एपीएस सिस्टम। तो पहली पद्धति होती है मात्रक की एमकेएस पद्धति, दूसरी होती है आपके पास सीजीएस पद्धति, और तीसरा जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं बेटा एफपीएस सिस्टम। क्या होता है, एफपीएस सिस्टम। ये 3 हमारे पास क्या हैं, मात्रकों को मापने की पद्धतियां हैं। एमकेएस मात्रक क्या, एमकेएस पद्धति क्या होती है, जब हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, जब लंबाई को मीटर में नापें, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापें और समय को हम किस में नापें बेटा, सेकंड में, तो इसको हम लोग कहते हैं एमकेएस सिस्टम। जब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाए तो इस तरीके की जो पद्धति बनती है उसको हम लोग नाम देते हैं एमकेएस सिस्टम। इसी तरीके से जो दूसरी पद्धति होती है उसमें जब लंबाई को नापा जाए बेटा सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापा जाए बेटा ग्राम में और टाइम को नापा जाए बेटा सेकंड में, तो इसको बोलते हैं हम लोग सीजीएस सिस्टम। क्या नाम देते हैं, सीजीएस सिस्टम। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। इसके बाद जो तीसरी होती है उसको हम लोग नाम देते हैं एफ फॉर होता है बेटा फुट। क्या होता है, फुट। पी फॉर होता है बेटा पाउंड। क्या होता है, पाउंड। और एस फॉर होता है आपका सेकंड। तो जब लंबाई को फुट में नापा जाए, द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाए और समय को सेकंड में नापा जाए तो इसको हम लोग नाम देते हैं एफपीएस सिस्टम। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे सामने, उनको हम करेंगे, और ये क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में भी आते हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझना है हमें। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चंस हम लिखते हैं, क्वेश्चंस के बेस्ड पर या फिर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके आधार पे हम लोग बात कर लेंगे। फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, वो फार्मूला क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हमने ये देखा है कि जब हम किसी भौतिक राशि को लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, जब कोई भौतिक राशि को समझते हैं, भौतिक राशि लिखते हैं, तो भौतिक राशि को लिखने के लिए तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। जैसे हम एक भौतिक राशि है अपने पास, ये मान लीजिए हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, द्रव्यमान यानी मास की बात कर रहे हैं। तो मास की बात करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, वो हम आपके सामने साझा कर रहे हैं, उससे आप समझेंगे कि क्या क्या कहानी है। हम आपको बता चुके हैं मात्रक के बारे में और भौतिक राशि के बारे में। जैसे हमने द्रव्यमान के बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं, उनको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम यहाँ द्रव्यमान की जगह, यहाँ हम द्रव्यमान में एक वैल्यू लिख रहे हैं, वो है आपके पास 10 किलोग्राम। क्या है बेटा, 10 किलोग्राम। और यही द्रव्यमान को हम लोग चेंज ना करते हुए इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, 10, और किलोग्राम में 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो हम इस तरीके से इसको ग्राम में लिख सकते हैं। यानी कि 10 किलोग्राम जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर होगी, 10 इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 ग्राम के बराबर होगी। बोलिए हाँ या ना। यानी 10 किलोग्राम लिखा जाए या 1000 ग्राम लिखा जाए, एक ही बात है। हाँ सर। इसके बाद जैसे हम टाइम की बात करते हैं, एक भौतिक राशि लेते हैं समय, तो समय में भी आप देखेंगे कुछ एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है।
जैसे हमने बात की बेटा 5 मिनट की, किसकी बात की? 5 मिनट की। अब इस 5 मिनट को हमें सेकंड में लिखना है, तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में 5 सेकंड होते हैं, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 सेकंड बन जाएंगे। तो क्या 5 मिनट की जो वैल्यू है वो 5 मिनट की जो वैल्यू है वो 56 300 सेकंड के बराबर नहीं हो जाएगी? बोलिए हाँ या ना? हाँ सर हो जाएगी। इसके बाद जब हम बात करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, द्रव्यमान समय के बाद और एक आध कोई भौतिक राशि और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई ले ली हमने, क्या ले ली बेटा? लंबाई का भी हम कुछ प्रोसेस करके देखते हैं। वो प्रोसेस क्या है? जैसे हमने मान लीजिए 4 मीटर लंबी ली कोई रस्सी, कितनी? 4 मीटर। उसको हमें सेंटीमीटर में लिखना है। किस में लिखना है बेटा? सेंटीमीटर में। तो आप कहेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 × 100 और ये सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर कितना बन जाएगा बेटा? 400 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप ये जानते हैं, अब ये आप जानते हैं, वो क्या जानते हैं आप? ये जानते हैं कि जो किलोग्राम है और जो ग्राम है, जो किलोग्राम है जो ग्राम है, जो मिनट है जो सेकंड है, ये मिनट है ये सेकंड है, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है। किलोग्राम बड़ा होता है कि ग्राम बड़ा होता है? आप कहेंगे निश्चित है सर ये बड़ा है। बोलो मिनट बड़ा होता है सेकंड बड़ा होता है? आप कहेंगे सर मिनट बड़ा होता है। हम कहें मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर? आप कहेंगे सर मीटर बड़ा होता है। तो जब आप मीटर और सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पर जो मात्रक है वो बड़ा है और यहाँ का जो मात्रक है वो छोटा है, जब यहाँ का मात्रक बड़ा है यहाँ का मात्रक छोटा है, तो छोटे मात्रक के साथ जो लिखा हुआ नंबर है, छोटे मात्रक के साथ जो लिखा हुआ नंबर है वो बड़ा है और बड़े मात्रक के साथ लिखा हुआ जो नंबर है वो छोटा है। बोलिए हाँ या ना? इतनी बात क्या समझ में आ रही है? जो छोटा मात्रक है उसके साथ लिखा हुआ जो नंबर है वो बड़ा है, बड़े मात्रक के साथ लिखा हुआ जो नंबर है वो कैसा है? छोटा है। ऐसे यहाँ देखें, अगर हम जो मात्रक लिखा है उसके साथ जो आपके अंकित मान लिखा है नंबर वो छोटा है लेकिन मात्रक बड़ा है, और यहाँ पे मात्रक छोटा है और यहाँ क्या है? जो आपका अंकित मान है वो बड़ा है। तो हम यहाँ पे ये बात सीख रहे हैं, हमने ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की है, वो ये है कि जिस भौतिक राशि का मात्रक बड़ा होता है उसका अंकित मान छोटा होता है, जिस भौतिक राशि का मात्रक छोटा होता है उसका अंकित मान बड़ा होता है, जिस भौतिक राशि का मात्रक बड़ा होता है उसका अंकित मान छोटा होता है, जिस भौतिक राशि का मात्रक छोटा होता है उसका जो अंकित मान होता है वो बड़ा होता है। इतनी बात क्या समझ में आई? तो हम ऐसा कहें अगर आपसे थोड़ी देर के लिए कि जो अंकित मान को हम n से लिखें और मात्रक को हम u से लिखें, तो क्या मात्रक और अंकित मान में ऐसा रिलेशन नहीं आएगा बेटा? अंकित मान जो होता है वो मात्रक यानी यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये मान बड़ा होगा तो ये मान छोटा होगा और ये मान छोटा होगा तो ये मान बड़ा होगा। बोलिए हाँ या ना? अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हमें पता है इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है, साथ में एक कांस्टेंट आएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भौतिक राशि u लेके चल रहे हैं। अगर किसी भौतिक राशि Q को हम पहली पद्धति में अंकित मान इतना और दूसरी पहली पद्धति में उसका मात्रक ऐसा लिखें, तो दूसरी पद्धति के हिसाब से जब इसको लिखेंगे सेम, तो क्या ऐसा नहीं लिखेंगे इसको? दूसरी पद्धति के दूसरे सिस्टम के हिसाब से n2 = q/u2। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका भी, तो यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी वो n1u1 आएगी और यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी भौतिक राशि क्वांटिटी की वो आएगी n2u2। तो क्या Q के मान बराबर नहीं है? तो आप ये कहेंगे सर कहीं आप ये तो कहना नहीं चाह रहे हो n1u1 बराबर n2u2। n1 और u1 का जो मान होता है वो n2 और u2 के मान के बराबर होता है। जी कैसे प्रूव करेंगे सर? हम आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखिए बहुत ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। क्या 4 ये अंकित मान हो गया? क्या ये मीटर हो गया? क्या ये 400 हो गया? क्या ये सेंटीमीटर हो गया? तो पहली पद्धति में अंकित मान, पहली पद्धति में मीटर, पहली पद्धति में अंकित मान, पहली पद्धति में मात्रक, तो अगली पद्धति में पहली पद्धति का मात्रक, पहली पद्धति का अंकित मान दोनों का गुणनफल, दूसरी पद्धति में मात्रक, दूसरी पद्धति का अंकित मान, ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर। तो ये रिलेशन जो हमारे पास होता है n1u1 बराबर n2u2, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास हो जाता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। n1 क्या है? पहली पद्धति का मात्रक, u1 क्या है?
पहली पद्धति में उसका मात्रक, N2 क्या है दूसरी पद्धति में मात्रक, और U2 क्या है दूसरी पद्धति में उसी का मात्रक। इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूले पे पहुँचते हैं N1U1 बराबर N2U2। इसका हम अभी यूज़ करेंगे पहली पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में। तो इसको हम समझाया आपको, आई थिंक पूरी चीज़ आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं और पहला विमाओं के उपयोग पे चलते हैं। ये फार्मूला हम यूज करेंगे N1U1 बराबर N2U2, जहाँ N1 क्या है पहली पद्धति में आंकिक मान और U1 क्या है पहली पद्धति में मात्रक, N2 क्या है दूसरी पद्धति में आंकिक मान और U2 क्या है दूसरी पद्धति में आपका मात्रक। चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, यानी मात्रकों को चेंज करना, मात्रकों को बदलना, मात्रकों को बदलना एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। एक पद्धति मतलब एम केस में लिखा होगा, सीजीएस में चेंज करना होगा, सीजीएस में लिखा होगा एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, दूसरी पद्धति में। ठीक है बेटा। चलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हमें यूज करना है बेटा N1U1 बराबर N2U2 का, N1U1 बराबर N2U2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। पहली पद्धति में आंकिक मान, पहली पद्धति में मात्रक, पहली पद्धति में आंकिक, दूसरी पद्धति में आंकिक मान, दूसरी पद्धति में मात्रक। ठीक है। जैसे कोई भौतिक राशि है अपने पास पहली Q, ठीक है, पहली भौतिक राशि है Q। इस Q को हमें क्या करना है पहली पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक में उसका आंकिक मान निकालना है। तो हमने ऐसा मान के चला कि पहली पद्धति में इसका जो आंकिक मान है वो N1 है, इसका दूसरी पद्धति में जो आंकिक मान है N2 है। पहली पद्धति में आंकिक मान आपको गिवन होगा, दूसरी पद्धति में आंकिक मान आपको निकालना होगा और इसके साथ आपको मात्रक भी निकालना होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब जब आप पहली पद्धति में जो यहाँ पे मात्रक लिखेंगे, मात्रक ना लिख के हम विमाओं का उपयोग करना है, तो हम विमाओं के उपयोग की सहायता से इसको हम लोग लिखेंगे। तो मात्रक को हम विमाओं में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मात्रक ही क्या होते हैं, मात्रक को लिखने के लिए हम विमाओं का उपयोग करते हैं। जब हम मात्रक को लिखते हैं तो उसमें विमाओं का यूज करते हैं। विमाओं का यूज करने का मतलब क्या है कि विमाएँ वे घातें होती है जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो जो विमाएँ होती है वो कहाँ से आती हैं, मूल मात्रकों से, अर्थात मात्रकों से आती हैं। तो जो यहाँ पर जो हम मात्रक न लिख के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे विमा। तो ऐसे मान के चलेंगे कि पहली पद्धति में जो द्रव्यमान की विमा है वो m लेके चलेंगे m1, और लंबाई की जो विमा है वो l1 लेके चलेंगे, और समय की जो विमा है वो t1 लेके चलेंगे। ठीक है, लंबाई की ऐसे लिख लेंगे, लंबाई की विमा द्रव्यमान की विमा की घात a और लंबाई की विमा की घात b और समय की विमा की घात c है। क्या है पहली पद्धति में लंबाई की जो विमा है द्रव्यमान की घात द्रव्यमान की विमा है a और लंबाई की विमा है b और समय की विमा क्या है c है। इसी तरीके से दूसरी पद्धति में जो द्रव्यमान की विमा होगी m2a है और लंबाई की जो विमा है वो l2b है और समय की जो विमा है t2c है। ठीक है, चलिए सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे कौन सा, यही जो आपके सामने लिखा है वो क्या है N1U1 बराबर N2U2। ये हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। जैसे ही फार्मूला लगाएंगे यहाँ रखेंगे N1U1 की वैल्यू क्या रखेंगे M1A L1B T1C बराबर N2। यहाँ रखेंगे M2A L2B T2C। हो जाएगा सर। अगर हमें N2 फाइंड करना हो तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में इससे ही भिड़ेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो N2 बराबर क्या निकल के आएगा बेटा N1 ब्रैकेट M1A L1B T1C अपॉन M2A L2B T2C। फाइनली जब इसको लिखेंगे N2 बराबर तो N1 यहाँ पे N1 है N1 और इनका जब होल पावर लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M1 अपॉन M2 की पावर A ब्रैकेट L1 अपॉन L2 की पावर B ब्रैकेट T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, ये अपना फार्मूला एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। जब हम किसी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया, जहाँ पे बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप। क्या चीज़ क्या है N1 क्या है बेटा, यहाँ पे पहली पद्धति का आंकिक मान क्या है, पहले पद्धति में आंकिक मान, पहली पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू, पहली पद्धति में आंकिक मान है।
m1 क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है पहली पद्धति में, ये द्रव्यमान का मात्रक है दूसरी पद्धति में। यहाँ ये L1 क्या है, लंबाई का मात्रक है पहली पद्धति में, और L2 क्या है, लंबाई का मात्रक है दूसरी पद्धति में। ऐसे यहाँ पे T1 क्या है, समय का मात्रक है पहली पद्धति में, T2 क्या है, समय का मात्रक है दूसरी पद्धति में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके से हम कैसे इनको आगे बढ़ा सकते हैं। ये फॉर्मूला अपने पास आ गया, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की घात A, L1 अपॉन L2 की घात B, T1 अपॉन T2 की घात C। चलिए इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये है अपने पास, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 1 न्यूटन को विमीय विधि से 1 न्यूटन को विमीय विधि से डायन में चेंज करो। किस में चेंज करो बेटा, डायन में बदलो। ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है हमसे। 1 न्यूटन को विमीय विधि से किस में चेंज करना है बेटा, डायन में। जहाँ पे ये भी लिखा है अपने पास कि न्यूटन जो मात्रक है वो एमकेएस मात्रक है आपके पास, और जो आपका डायन है वो कौन सा मात्रक है बेटा, सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक किसका मात्रक है, और ये बल का, किसका मात्रक है, बल का। बल का जो एमकेएस मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डायन होता है। ठीक है, ये बल का मात्रक आपके पास हो गया। तो हमें ये दिया है उन्होंने, बल है बल का पहली जो पद्धति है उसमें आंकिक मान बन दिया है, दूसरी पद्धति डायन में चेंज करना है, तो वो आंकिक मान हमें निकालना है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है उसको समझने का प्रयास करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर होगा उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वो समझने का प्रयास करेंगे। हमें गिवन है बेटा, हमें गिवन है एक तो राशि दी है हमें क्या, बल। तो जो राशि दी हो 1 न्यूटन को विमीय में बदलना, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो बल की हम विमा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, बल की विमा। सबसे पहले बल की विमा क्या होती है, M_L_T-2। जो भौतिक राशि हमें दी होगी जिसको हमें चेंज करना होगा उसकी सबसे पहले हम विमा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा, विमा। फिर हम मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, हम मानेंगे पहली पद्धति बोले तो क्या है, न्यूटन बोले तो एमकेएस। पहली पद्धति में बल की विमा, पहली पद्धति में बल की विमा लिखोगे तो आप क्या करोगे, जो आपकी विमा है उसमें बन लगा लोगे। क्या लगा लोगे बेटा, बन। तो यहाँ M1, यहाँ L1, यहाँ T1-2। बल की विमा तो वही रहेगी, बस बन लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरी पद्धति में सेम, पहली पद्धति में बल की विमा, दूसरी यहाँ लिखेंगे दूसरी पद्धति में बल की विमा। सेम लिखेंगे, बस क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, M2L2 T2-2। ठीक है, चलिए। और यहाँ में दिया है 1 न्यूटन, तो यानी आंकिक मान दिया है N1 बराबर 1 और N2 आपको फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सूत्र यूज करेंगे बेटा, कौन सा, जो हमने लिखा था। क्या लिखा था, N1U1 बराबर N2U2 से। ठीक है बेटा, चलिए N1 की वैल्यू रखते हैं बेटा, कितनी है, 1। जो आपने विमा लिखी है वो लिखेंगे कितना, M1L1 T1-2। N2 आपको फाइंड करना है, U2 मतलब दूसरे पद्धति में जो विमा है उसको लिखेंगे M2L2 T2-2। ठीक है बेटा, N2 फाइंड करना है, इसको यहाँ भेजेंगे तो ऐसा हो जाएगा N2 बराबर, जो यहाँ जाएगा तो M1L1 T1-2 हो जाएगा ये आपका, और यहाँ क्या हो जाएगा, M2L2 T2-2 हो जाएगा। और ये अंकिक मान 1 है तो 1 लिखने का कोई औचित्य ज़्यादा है नहीं, समझ में नहीं आता। N2 बराबर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, M1/M2।
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है L1 अपॉन L2। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है T1 अपॉन T2 माइनस 2। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं N2 बराबर, हमें पता है M1 क्या है, पहली पद्धति में मात्रक। तो M1 क्या है, द्रव्यमान की विमा होती है। द्रव्यमान का पहली पद्धति में मात्रक क्या है, किलोग्राम। तो क्या हम पहली पद्धति में किलोग्राम नहीं लिख सकते हैं? M2 क्या है, द्रव्यमान का दूसरी पद्धति में विमा, और द्रव्यमान का दूसरी पद्धति में मात्रक क्या होता है, ग्राम। क्योंकि सीरीज में चेंज करना है तो ग्राम लिखेंगे यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई क्या बेटा आपको? हाँ। L1 क्या है, पहली पद्धति में लंबाई की विमा। तो पहली पद्धति में लंबाई को किस में नाप रहे हो आप, मीटर में, तो यहाँ मीटर लिख दो। दूसरी पद्धति में आप लंबाई को किस में नाप रहे हो, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे। इसके बाद जो आगे बात आएगी वो T1 मतलब समय होता है। T1 क्या होता है, समय की विमा होती है। समय को किस में नाप रहे हो, पहली पद्धति में सेकंड में। और विमा क्या है बेटा आपकी दूसरी पद्धति में किस में नाप रहे हो, फिर भी सेकंड में नाप रहे हो, तो यहाँ पे सेकंड लिख दो। और पावर जो लिखी है उसको -2 लिख दो। ठीक है, चलिए N2 बराबर लिखते हैं। 1 किलोग्राम में सबको पता है 10 की पावर 2 ग्राम होते हैं या 100 किलोग्राम होते हैं, और नीचे ग्राम आपका है ही। फिर नीचे बात करते हैं बेटा, 1 मीटर में सबको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 2 हो गया कि नहीं? 10 की पावर 3 होता है बेटा 1 किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, 10 की पावर 3 हो गया। ये सेंटीमीटर लिख दिया, अपॉन सेंटीमीटर हो गया। सेकंड से सेकंड खत्म हो गया, तो ये वाली टर्म खत्म हो गई आपकी। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ग्राम से ग्राम खत्म हो गया। तो N2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। और ये किस में चेंज हो गया, अब दूसरी पद्धति का मात्रक का मतलब है डायन में चेंज हो गया। ये क्या हो गया बेटा, डायन में चेंज। तो 10 की पावर कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या हम कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं बेटा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं बेटा, 10 की पावर 5 डायन होते हैं। आई थिंक ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी पे बेस्ड जो भी सवाल हम करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, वो होते हैं एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। आई थिंक आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। आराम से नोट डाउन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बार बार इसके विमाओं को आप अपनी बुक से और बुक की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और उन्हें आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपको विमाएँ बहुत अच्छे से लर्न हैं तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, बराबर कंटिन्यूस मेहनत करते रहिए। सफलता तभी आपको प्राप्त होगी जब आप निरंतर रूप से धीरे धीरे करके आप अपनी चीज़ों के बारे में आगे बढ़ेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे, तो सारी चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होने लगेंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप के पास वो सब चीज़ें होंगी।